नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंदू परिवारों के साथ मुलाकात की जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना को छोड़ा था, लेकिन अब वो कैराना वापस लौट चुके हैं। इन पलायन पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने अपने बगल में ही बैठी हुई एक बच्ची से पूछा, अब तो कोई डर नहीं है ना? इस पर बच्ची ने ना में सिर हिलाया। वहीं कैराना के मंच से सीएम योगी ने पलायन पर और पलायन के दागियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि यूपी में तालिबानी मानसिकता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसभा में सीएम योगी ये भी बोले कि प्रदेश में सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन सुरक्षा में किसी ने अगर सेंधमारी की है तो उसे पता है कि फिर उसकी लोक की यात्रा उसको करनी है। योगी यहां पर यह भी बोले कि 250 करोड़ की लागत से पीएससी की बटालियन कैराना में आएगी और ये सुरक्षाकर्मी दंगाइयों को दूसरे लोग पहुंचाएंगे। अब विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये सब तब खुश होते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब तालिबान का शासन होता है। योगी आदित्यनाथ यहां पर यह भी बोले कि तालिबानी मानसिकता किसी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। योगी ने यहां पर यह भी आरोप लगाया कि वोट बैंक वाली पार्टियां दंगाइयों का सम्मान करती हैं। योगी ये भी बोले कि अब किसी अपराधी की हैसियत नहीं है कि यहां की सड़कों पर वो चल सके। अगर किसी अपराधी ने गोली चलाई तो उसकी छाती पर यह गोली लगेगी। अब ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि कैराना के सहारे क्या बीजेपी वेस्ट यूपी में अपने वोट बैंक को मजबूत कर पाएगी और एसपी कार्यकाल में हुए दंगों का दाग क्या अखिलेश यादव धो पाएंगे? किसान आंदोलन की आड़ में क्या लोग पलायन को भूलेंगे और क्या पश्चिमी यूपी में पलायन एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनेगा या ये गेम चेंजर बनेगा? इस पर सवाल तो बनता है। तो पलायन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया जब वो कैराना पहुंचे, सुनिए। कुछ परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। तो कैराना पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने दोनों ही विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया और आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको लेकर के बेहद आक्रामक दिखे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तो कैराना में जो पीड़ित परिवार थे जिन्होंने पलायन किया, वहां पर दबंगों के डर से आज जब वो वापस लौट आ चुके हैं तो फिर मुख्यमंत्री खुद उन परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और उसी परिवार के साथ मुलाकात के वक्त की ये तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। और सवाल अब इस बात का ये है कि क्या कैराना इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा? क्या पलायन एक बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में? और जिन दंगों का जिक्र मुख्यमंत्री ने आज किया, यहां से मुजफ्फरनगर दंगों का जिनका जिक्र मुख्यमंत्री जनसभा के दौरान कर रहे थे, या कैराना में जो पलायन हुआ, अब उसको लेकर के क्या बीजेपी आक्रामक अंदाज में इस बार चुनाव में जाने वाली है? ये भी सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के जो सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है, उसका जवाब समाजवादी पार्टी कैसे देगी? और विधानसभा चुनावों के अंदर क्या वेस्ट यूपी के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? ये भी सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करते हैं, उस परिवार के साथ वो बातचीत करते हैं और न सिर्फ परिवार वालों से बल्कि उस परिवार में मौजूद छोटे बच्चों के साथ भी आप देखें कि किस तरह से मुख्यमंत्री उनके साथ भी बातचीत करते हुए और ये पूछते हुए कि अब डर तो नहीं लगता। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। हालांकि एक बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कहा यह जा रहा है कि उसका इंपैक्ट होगा। हालांकि अब ये जनता तय करेगी कि इसका कितना असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। लेकिन
मुद्दे किस तरीके से लगातार चुनाव आते आते बदलते हैं और या ये मुद्दे कितने प्रासंगिक रहते हैं विधानसभा चुनावों में, इसके लिए इंतजार और करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आएगा इस तरह से ये मुद्दे और आपको दिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन कैराना से जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही हैं, इसके क्या मायने समझे जाएं और क्या उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये पलायन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। जैनेंद्र अरकुंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के। जैनेंद्र अरकुंशी जी, आपका भी स्वागत। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, इस चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कैराना पहुंचकर एक तो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करते हैं, दूसरा जनसभा के दौरान कई बड़ी बातों को वो कहते हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए और मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही हैं उसके क्या मायने हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, आज कैराना पहुंचे हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री जब पूर्वांचल पहुंचे थे तो पूर्वांचल की लोकल समस्याओं को उन्होंने सबको बताया था और वहां पे मेडिकल कॉलेज दिए थे, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स था उसको बनाने की कोशिश की कि उसकी रिलेटेड घोषणाएं की गई थी। इसी तरह से जब वो गोरखपुर जाते हैं तो गोरखपुर से रिलेटेड चीजों को बताते हैं। वहां पे अब जो दिमागी बुखार होता था वो पूरे 4 सालों में आप देख रहे हैं एक भी खबर, करीब 75 to 80% कमी आ गई है। इसी तरीके से वो जहां जहां जाते हैं उस क्षेत्र का जो भी सामाजिक इशू ज्यादा ब्लेटेंट होता है, ज्यादा नजर आता है, उसको उठाते हैं। कैराना में जब गए, वहां पे जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो कैराना को छोड़ करके वहां से चले जाएं, तो उस समय की जो सत्ताधारी पार्टियां थी, उस समय की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी थी, जब वो उस समय माइग्रेशन उनका हो रहा था तो समाजवादी पार्टी उनको रोकने नहीं गई थी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से वो जा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही क्यों जा रहे थे? इसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहेंगे? नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सामाजिक प्रॉब्लम थी और पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन की प्रॉब्लम थी। पॉलिटिकल संरक्षण उनको मिला हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर ऐसे लोगों को जो छोड़ के अपने घर को मजबूर हो गए, हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी भारतीय समाज का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो एक एरिया से छोड़ करके चला जाता है। कैराना को कश्मीर बनाने की जो साजिश समाजवादी पार्टी के समय में हुई थी, अगर उसको रिकरेक्ट किया जा रहा है, अगर लोग वहां वापस आके बस रहे हैं, जैसा कि कश्मीर में भी हो रहा है कि लोग वहां वापस आके बस रहे हैं, उनके साथ जा करके उनको दुख में शरीक होना और उनको आश्वासन देना। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, इस पर जो विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन है, कई लोगों से मेरी भी जब बातचीत हुई है, आप खासतौर से विपक्ष का एक तो इस पर यह कहना रहता है, पहला तो उनका सवाल ये होता है कि अब आप लोग के पास चूंकि मुद्दे नहीं, इसलिए आप लोग इस तरह से इन मुद्दों को कहीं ना कहीं वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल यह भी उठाया गया क्योंकि पिछली बार जब आप लोग सत्ता में आए तब आप लोगों ने कैराना वाले मुद्दे को उठाया था, वहां की जनता ने आपको इसी भरोसे पर वोट दिया और अगर आपने वहां पर उनकी वापसी करवा दी है तो ये मुद्दा वहां खत्म होता है। अब वहां की जनता आपसे पूछ रही है कि उनके विकास के लिए आप लोगों ने क्या किया, उनके रोजी रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया, और इसलिए अब आप लोग इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल कांत मिश्र जी, मैं इसका जवाब चाहता हूं आपसे। मैं ये बताना चाहूंगा, आपने कैराना की बात की, मैंने इसीलिए पूर्वांचल से शुरू किया, गोरखपुर से शुरू किया, यानी कि जिस जिस जगह पे हम जाते हैं वहां की जो मेन समस्या है उसको उजागर करते हैं। यही राजनीतिक पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि वहां के लोकल लोगों को, वहां के जो जमीनी लोग हैं, उनकी जो समस्याएं उनको बता करके उसका समाधान किया जाए। और अगर उनको परेशानी है और उसके साथ अगर मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत है। ये कहीं इसके पहले आप देखिए ना, दलित राजनीति होती आई है, ओबीसी राजनीति होती आई है, MY फैक्टर की राजनीति होती आई है। जब इस तरह की सेक्टोरियल राजनीति उत्तर प्रदेश में होती आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एकदम खुला है सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए सबका विश्वास जीतना और सबके प्रयास से प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह में आगे बढ़ना, इसी मूल मंत्र से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में आएगी। और आप देखिए ना, जितने भी लोग गरीब हैं उन सबको बिजली, पानी, खाने का राशन, इवन खाने के राशन में पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे नमक और तेल भी दिया जा रहा है। जिसकी बात की जाती है कि वो महंगा है,
वो भी राशन में दिया जा रहा है, सब्सिडाइज रेट में दिया जा रहा है, मुफ्त बांटा जा रहा है। इस तरह की योजनाएं, यानी कि गरीब के लिए पूरी सरकार खड़ी हुई है। प्रदेश में देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में हम आगे आए हैं, कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड WHO ने हमारी तारीफ की। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, दरअसल हर मुद्दे का जवाब आपके पास में है, इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन है, इसलिए वो इस तरह की बात कह रहा। अशोक यादव जी, जवाब दें आप। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इनके पास अब कोई, आपने जो सही बात कही थी कि जब चुनाव करीब आ गया है तो इन्हें कैराना की याद आई। इससे पहले कभी कैराना नहीं आए थे। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री को हमेशा क्या विकास किया है इसकी बात करना चाहिए। हमें 2016 की ध्यान है, जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पूरे गिनाते थे कितना काम किया है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे मोहल्ले का दादा होता है, वो कहता मार दूंगा, भोंक दूंगा। अब बताइए, सरेआम किसान कुचल दिए गए। और आज ही अभी समाचार आ रहा था कि गोरखपुर में एक आदमी की पकड़ हुई है और उससे 10 करोड़ मांगे गए हैं। अभी आपके टीवी पे आ रहा था। अब बताइए, गोरखपुर उनका खुद का है। और आपको ध्यान होगा, आज से 2 साल पहले 1000 बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए थे। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त केवल एक नारा है कि आपस में लड़ा दो। और सबसे बड़ी खास बात और है कि जितने अभी हमारे इटावा मुख्यमंत्री जी आए थे, अब बताइए, हमारी जेल हमने बनाई थी, सबने मालूम है जेल बनाई थी, हमने लाइन सफारी बनाई, और हमने भरतना का एक पुल बनाया था बहुत बड़ा, जो बना था करोड़ों रुपए का, वो भी उन्हें जोड़ लिया उसमें। बताइए, 2016 में जो काम पूरा हो चुका था उस पर मोहर लगाने ये आते हैं। तो इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये जो अक्सर विपक्ष की बात करते हैं, हमें ध्यान है 2013 में जब दंगा हुआ था, मैं मंत्री था, अखिलेश यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो रो पड़े थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई मरेगा हिंदू मुस्लिम, वो हमारे परिवार का मेंबर है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अभी योगी जी कहते दंगे नहीं, योगी जी के दंगे नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार भाजपा की सबसे पहले कब आई थी? जब मस्जिद आई तब बनी। मोदी जी नेता कब बने? गोधरा के बाद जब कांड हुआ, हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए तो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जब सरकार 2019 से बनी तो पुलवामा कांड हुआ। मतलब हमेशा इनके सरकार के पीछे एक हिंसा होती है। अब ये जो कहते हैं मैं मार दूंगा, ठोक दूंगा, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। संविधान के खिलाफ बोलते हैं वो। कानून किस लिए है? अरे एक आदमी को चलो मार दिया, वो जो था विकास दुबे, लेकिन अशोक जी, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि चलिए ठीक है, आपने इनके ऊपर जो आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए, उसका तो वो जवाब दे देंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जनता आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, जवाब देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ये तो एक बड़ा सत्य रहा ना, क्योंकि कैराना से जो लोग पलायन करके चले गए, अगर आप उनको नहीं रोक पाए तो आप उनका भरोसा कैसे जीतेंगे? ये सवाल आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपको चुनावों में जाना है। देखिए, अगर कोई लोग गए थे तो मैं भी मानता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोकने की कोशिश की गई थी। वहां के नेताओं से कहा गया था ये लोग ना जाएं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये जो तमाम बजरंग दल और RSS, ये भाजपा वाले हैं, इन्होंने पूरा मुद्दा बना लिया था। दरअसल हमारी सरकार में केवल एक मुद्दा था, विकास। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं कहीं कोई गलत बयान नहीं देते हैं, केवल विकास की बात करते हैं और अपना विकास गिनाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैंने 5 साल विकास किया था तो सरकार हमारी बना दो। अब बताइए, प्रदेश भर के नेता उनके साथ शामिल हो रहे हैं, कितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनता आ रही है, तो उनके पास एक मुद्दा है कि 5 साल जो काम किया था। लेकिन अशोक जी भाई, रैलियों में अखिलेश यादव की भीड़ कब नहीं, अखिलेश यादव जी की रैली में भीड़ कब नहीं हुई है, ये तो मुझे भी जहन में मेरे नहीं आता कभी। देखिए वो पुरानी बातें थी, वो अखिलेश यादव पहले वाले थे। बस मैंने आपसे सवाल केवल इसलिए पूछा कि जो लोग पलायन करके गए, भले मुद्दा इन्होंने बनाया, लेकिन मुद्दा बनाने का मौका आपने दिया और अब उनका भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? सवाल इस बात का है। अरे भरोसा के लिए हमारे नेता लोग हैं, हमारे वहां के पदाधिकारी हैं, उनको सबको बुला के बात की जाती है, ऐसा नहीं है। पर चुनाव से पहले आके बैठ गई है। आज चुनाव से पहले उनको याद आ गई, एक परिवार में जाके बैठ के उन्होंने वहां बकवास कर दी और चले आए बाहर। एक 25 करोड़ का प्रदेश है, एक परिवार में बैठ के फोटो खिंचा लेना कोई राजनीति नहीं होती है। और मन से ये कहना ठोक देंगे, मार देंगे,
ठीक है, चलिए अशोक जी, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो गए उससे कोई असर होने वाला नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ठीक है, चलिए, जनता तो जागरूक है अशोक जी, जनता तो खैर जागरूक है। बिल्कुल, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे रहेंगे अशोक जी, लेकिन मैं तो चाहूंगा इसको और बेहतर तरीके से उठाएं। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी का रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति चल रही है वो पूरी तरह से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। ये कुछ मुद्दों को सिलेक्ट करते हैं और उनको लेके आगे बढ़ते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जाना हुआ तो मुख्यमंत्री जी किसानों से भी बात कर लेते। किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, व्याकुल हैं, क्या उनसे बात नहीं हो सकती थी? हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो 5 काम गिना दें कि किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किए हैं, और ये ध्यान रखते हुए गिनाए कि 2017 का उनका संकल्प पत्र मैं साथ लेके बैठा हुआ हूं, जिसमें कि आपके केंद्रीय गृह मंत्री दावा करते हैं कि 90% काम हो चुके हैं, 10% बचे हुए फिर हो जाएंगे। यह सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। महंगाई पे इनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार के इनके पास कोई विजन नहीं है। पकौड़ा तलने का ये रोजगार बताते हैं और आज वो पकौड़ा तलने के लिए भी न सिलेंडर मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न बेसन मिल रहा है। पूरी तरह से समाज को एक अंधकारपूर्ण समय में धकेल देना, जहां न कोई नीति है न कोई नियति है। इनकी नियति क्या है कि इनके पास देश का नियंत्रण खुद ये खो चुके हैं। जब इनसे पेट्रोल डीजल पे बात की जाती है तो बताते हैं वो पेट्रोलियम कंपनी के हाथ में है। किसानों के किसी मुद्दे की बात की जाती है तो बताते हैं ये तो अडानी कंपनी के पास चला गया। अभी हमारा विजन ये है कि मार्च तक हम 19 एयरपोर्ट और बेच देंगे। तो आप उद्घाटन करते रहिए, बेचते रहिए। जो विपक्षी दलों ने काम पहले किए भी थे उन्हें भी आप अपने नाम पे सिलापट लगाइए और उसके बाद दे दीजिए। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश का कुलभूषण त्रिपाठी, आयुष जी थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या मुद्दा आज कैराना है? कैराना में आप जाते हैं, एक परिवार के साथ बैठते हैं, मैं पूछता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा किसान है या कैराना है? आप चूंकि नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कुलभूषण त्रिपाठी जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान वाकई में सबसे बड़ा मुद्दा है तो मुझे यह बताइए कि आपकी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि प्रियंका गांधी के बड़े खास मानने जाते रहे, वो समाजवादी पार्टी में क्यों चले गए? आपका विजन क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है साहब। मैं इस पे बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे इस समय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को रिस्ट्रक्चर कर रही है और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो लोग डरते हैं या जो लोग कायर हैं, जो लोग भाजपा और आरएसएस से लड़ने में अक्षम हैं, वो हमारी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। इस पे हम लोग वो भाजपा में नहीं गए ना, काम कर भाजपा में नहीं गए। मैं यही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो उन मुद्दों को टच कर रही है, उन मुद्दों को एड्रेस कर रही है जिसको उस समय उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। आपकी पार्टी का विजन अगर इतना क्लियर होता तो इतने पुराने, इतने कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि उनके सामने कायर जो लोग हैं नहीं लड़ सकते हैं जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाते, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में गए। आपका विजन क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है साहब। किसी एक आदमी से ये पार्टी नहीं चलती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, इसमें बहुत लोग काम करते हैं। कभी किसी आदमी की क्या विचारधारा बनती है, किस तरह की उसकी सोच बनती है या उसके क्या मतलब होते हैं और वो पार्टी छोड़ के जाता है, तो किसी एक आदमी के पार्टी से जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होगी। आयुष जी, आप भी जानते हैं कांग्रेस का इतिहास। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में संगठन के एक बुरे दौर से गुजरी है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए अब रिस्ट्रक्चर हो रहा है। हमारे चौथे चरण का प्रशिक्षण कल से प्रारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हम प्रतिज्ञा यात्रा कर चुके हैं, 3 प्रतिज्ञा यात्राएं हो गई हैं। निश्चित तौर पर हम किसानों से मिल रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। ठीक है, नहीं कुलभूषण जी, मैं तो कहूंगा अच्छी बात है, कांग्रेस तो बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर यह है ना कि समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे फाइटिंग देने की पोजीशन में है, जनता उसको टकटकी भरी नजरों से भी देख रही है और उसी की जो पूरी कवायद हमको देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है, बसपा से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, बीजेपी से लेकर के तमाम नेताओं का जाने का सिलसिला उधर शुरू है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? आपके खुद के नेता आपकी पार्टी पे भरोसा नहीं कर रहे? किसी के कहीं जाने से हमारी पार्टी का कोई स्टैंड या हमारी पार्टी की कोई कमजोरी साबित हो रही हो तो मैं स्वीकार करूं। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं कि हम किसानों की समस्या को लेकर किसानों के साथ जा रहे हैं। हम 2500 रुपए में गेहूं धान की खरीद की गारंटी दे रहे हैं, 400 रुपए पाएगा गन्ना किसान।
इसकी गारंटी दे रहे। हमारा ये 2017 का संकल्प पत्र का झूठ का पुलिंदा नहीं है कि हम जिसको पूरा ही न कर पाए। 14 दिन में गन्ने का भुगतान, लेकिन अब आपको जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपने लिए कन्विंस करना है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे बेहतर अपने आप को बताना पड़ेगा, तब जनता आपके पास कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि मुद्दे तो सबके समान है। मायावती जी भी वही बात कह रही, जो समाजवादी पार्टी कह रही वही बात आप भी कह रहे हैं, वही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन जनता को कनेक्ट कैसे करेंगे इस पर थोड़ा फोकस करें। जैनेंद्र अरकुंशी जी, जैनेंद्र अरकुंशी जी। जी आयुष भाई, मैं अभी भाजपा प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिनका कोई और छोर नहीं था। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कैराना में लोग वापस आ रहे हैं, तो कैराना में आज नहीं आ रहे हैं वापस, कैराना में तो पहले ही आना शुरू हो गए थे। और दूसरी चीज, जब इन्होंने कहा कि कश्मीर में भी लोग वापस आ गए, कश्मीर में कोई वापस नहीं आया। दो परिवार केवल जम्मू में आए हैं पिछले 2 साल में वापस। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि दलित राजनीति, पिछड़ों की राजनीति होती आई है। भैया, यहाँ सबकी राजनीति होती है। दलितों पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सारी पार्टियां कोशिश करती हैं। जिनको अधिकार मिल चुका है उनके विकास की बातें होती हैं। विकास धरातल पर जो होता है, जो कि आपकी सरकार के 4.5 साल के शासनकाल में नहीं हुआ, वो विकास सभी लोगों के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी की बात कर रहा है तो उसी का काम होगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, अभी आप कुछ दिन पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे और व्यापारी वर्ग के सम्मेलन के नाम पे वैश्य सम्मेलन कर रहे थे, तो आपने उसकी तो नहीं बताई कि आप किसकी राजनीति कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास के नाम पर। आपने कहा कि जो दंगे हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे। मैं बता दूं कि दंगे कंटिन्यूअस हो रहे हैं। 2017 में 8,000 से ज्यादा हुए, 18 में भी 8,000 से ज्यादा हुए, 2019 में 5,300 दंगे हुए हैं। 2020 के डेटा जो है वो आया ही नहीं है, एनसीआरबी ने दिया ही नहीं है। आपने जो माफिया की बात की, तो माफिया के नाम पे मैं आपको बता दूं कि आपके ही गृह राज्य मंत्री जो घटना घटी थी, किसानों को उनके लड़के ने जो कुचला था, उससे 7 दिन पहले 26 सितंबर को अपने ही भाषण में खुद कह रहे थे कि एमपी, एमएलए, मंत्री तो मैं बाद में हूं, 2 मिनट सामने आ जाओ तो मैं बता दूं कि मैं क्या हूं। तो आप खुद बताइए माफिया कौन है। दूसरी चीज कि ब्रजेश सिंह कौन है वो बताइएगा जनता को, अगर माफिया का आप इतना ही नाम ले रहे हैं। तो जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उन लोगों के ऊपर से आपने मतलब केस चल रहा था, उसको वापस लेने की प्रक्रिया क्यों शुरू की और क्यों उसके केस वापस ले लिए थे आपने? वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि उसने बीच में स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से। तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब माफिया आपने खत्म किए, बल्कि माफियाओं को तो आपने शरण दी है अपनी पार्टी में लाके। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेके है, जो कि गन्ना किसान है। आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 14 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे, लेकिन अभी 6 महीने 5 महीने होने को आ गए हैं। आपका जो गन्ना किसानों का भुगतान है वही इस सीजन का पेंडिंग है। पिछले सीजन की मैं बात ही नहीं करूंगा। 31,000 करोड़ में से लगभग 7,000 करोड़ का आपका किसानों का गन्ना का पेंडिंग है। ये किसानों की बात जो हो गई, आपने युवाओं की बात नहीं की है, आपने विकास बढ़ने की बात नहीं की। 17 में जब आप इनके साथ गए थे तब कैराना एक बहुत बड़ा विषय था, आज आप अंदाज कैसे कर सकते हैं? जी, कैराना विषय था बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तब आप गलत थे या तो अब आप गलत हैं? नहीं, हमारे मुद्दे कुछ अलग थे और ये मुद्दा जो जुड़ा हुआ था, ये मुद्दा उस समय मुद्दा बनाया जा रहा था। एक्चुअली में ये 2016 का मुद्दा था। अगर देखा जाए तो ये सच में 2016 अक्टूबर नवंबर का मुद्दा था और फरवरी तक वापस भी आना शुरू हो गए थे जब चुनाव हो रहे थे। और ये मुद्दा मतलब भाजपा ने अपनी तरफ से उछाला, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। कुल जो वहां के सांसद थे हुकुम सिंह जी, उन्होंने 1300 लोगों की लिस्ट दी थी और जब वो बाद में वेरीफाई हुई तो वहां पे केवल 8 से 11 परिवार ही ऐसे मिले जो वास्तव में पलायन इस वजह से, डर की वजह से किया था, जिन्होंने बाकी परिवारों ने रोजगार की वजह से पलायन किया था कि उनके जो जानने वाले थे वो बाहर रह रहे थे। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी रोजगार नहीं दे पाई थी उस समय? दोनों ही विषय थे, ना कानून व्यवस्था मेंटेन कर पाई ना रोजगार दे पाई। आज आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, अब आप कैसे जनता को कन्विंस करें? मैं बता रहा हूं, जो लोग गए भी थे वो मेरठ गए थे।
और गाजियाबाद आए थे, ठीक है। मैं यही बताना चाह रहा था कि रोजगार था प्रदेश में, वो लोग केवल उस जिले को, उस जगह को छोड़ के गए थे दूसरी जगह, क्योंकि उनके ऑलरेडी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, उनका पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अर्कवंशी जी, और एक बयान तो मुझे ओम प्रकाश राजभर जी का भी नजर याद आता है, जब मंच से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट जो देगा अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ अपमान करेगा। इसके क्या मायने समझूं मैं फिर? और उसी जनता को आप अब ये कहेंगे कि नहीं, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, वोट करिए। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जो के साथ न्याय कर रहे हैं क्या अर्कवंशी जी? कभी कहते हैं इनको मत वोट दीजिए, कभी कहेंगे इनको वोट मत दीजिए, और अगले चुनाव में फिर किसी तीसरे के लिए कहेंगे कि इनको वोट करिए। नहीं, जब चुनाव होते हैं और चुनावों में जाने से पहले दो पार्टियों में गठबंधन होता है, तो उनकी कुछ अपनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ घोषणा पत्र जो जारी होता है वो हम प्रोग्राम के अंतर्गत जारी होता है। उसमें हमारी क्या मांगे हैं और हमारे जो जनता से जुड़ा हुआ मामले हैं उनको लेके होता है, ना कि ऐसा है कि उस पार्टी की सारी चीजें हमें मंजूर होती हैं। या आप कहेंगे कि भाजपा, नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जब भाजपा के साथ थे तब भाजपा अच्छी थी, आज समाजवादी पार्टी के साथ है तो समाजवादी पार्टी अच्छी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, उनको कन्विंस कैसे कर पाएंगे अगर साल दर साल आप लोग इसी तरह से करते रहेंगे? इस पर आप लोग आकलन करें। डॉक्टर कौशल, ठीक है, मैं जवाब सुन लीजिए, एक सेकंड, बस एक मिनट लूंगा बस आपका। भाजपा जब पीडीपी के साथ कश्मीर में गई थी तो क्या पीडीपी तो सवाल नहीं उठा? जयनेंद्र अर्कवंशी जी, तो क्या सवाल नहीं उठा? इतनी चर्चाओं में सवाल उठा और बार बार सवाल उठा, और आज तक वो सवाल है, आज तक वो सवाल है। लेकिन बीजेपी खुद कुछ करेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग भी वही करेंगे या बीजेपी की लाइन पर चलेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपने ये कहा कि ये अगड़ों पिछड़ों इनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सम्मेलन क्यों कर रहे थे? तभी मैंने आपसे सवाल पूछा। आप तो पिछड़ों की ही बात कर रहे हैं ना, तो फिर पिछड़ों को आप सही मायने में न्याय दिला पाए क्या? कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, आगे न जाने अभी और कितने गठबंधन होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा आकलन करें, जनता कन्विंस कैसे होगी आपकी बातों पर, भरोसा कैसे करे आपके ऊपर? ये भरोसा वाला जो फैक्टर है ना, टूटता है। डॉक्टर कौशल का भाजपा के साथ, देखिए, भाजपा के साथ जाने का कारण, ठीक है, चलिए नहीं, कोई, मैं आज भी, आपने अभी भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का भी आपका वही कारण है। कल को समाजवादी पार्टी में भी वो बात अगर ना बने तो हो सकता है कि आप कोई तीसरा विकल्प तलाशें, और जनता इसी में घूमती रहेगी, जनता इसी में घूमती रहेगी। ठीक है, मुझे पता है आपके मुद्दे भी मुझे पता है, आप क्यों गठबंधन से टूट के बाहर आए वो भी मुझे पता है। ठीक है, कौशल कांत में थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि 3 लोगों का जवाब देना है, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। सबसे पहले मैं अपने मित्र अशोक यादव जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। सपा की जब सरकार चल रही थी तो कैराना का विस्थापन जब हुआ था, उस पर सपा की सरकार से एक स्टेटमेंट नहीं आया था। सपा की जितनी भी योजनाएं रही हैं, इसी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। MY फैक्टर हमने नहीं बनाया, MY फैक्टर इन्होंने खुद बनाया है, जो एक जाति विशेष और धर्म विशेष को इंगित करता है, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसी के बाद इन्होंने धर्म आधारित आरक्षण की भी बात की थी अपने Y फैक्टर के लिए, मुस्लिम फैक्टर के लिए। इनके जो मंत्री रहे हैं गायत्री प्रजापति जी, ये 2002 में BPL कार्ड होल्डर होते थे, और जब इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से FIR दर्ज की गई तो ये 5,000 करोड़ के मालिक हो गए थे। इसी तरीके से इसके यादव जी प्लीज देखिए, मैंने बड़ी ईमानदारी से आप सबकी बात सुनी, मुझे जवाब तो देने दीजिए, ठीक है? और जो मैंने बोला है वो फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। इसके बाद और आगे चलते हैं। ओम प्रकाश नेहरा जी को नहीं भूले होंगे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम पे 7,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। इसके अलावा अगर आप आगे, सपा ने तो हद करती थी, सपा ने तो कांवड़ यात्रा बंद करा दी थी, 84 कोसी परिक्रमा बंद करा दी थी, राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनके आजम खान जो मंत्री थे, इन्होंने तो ये कहा था करगिल की पहाड़ियों पे देश के सैनिकों ने जीता नहीं है, मुसलमानों ने जीता है। मुजफ्फर लंगर के दंगे वालों के साथ खड़े हुए थे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। ये सब आजम खान के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। भारत माता को डायन कहा गया था ये। इसके अलावा मुजफ्फरनगर का जब दंगा चल रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण बैठ करके अपने क्षेत्र में मुजरा देख रहे थे। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जब शासन देखा था, तभी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सरकार जनता ने चुना।
अब बात आते हैं अपने मित्र कांग्रेस की, बात करते हैं। कांग्रेस वाले साहब बोल रहे थे कि हमने क्या किया किसानों के लिए। उसके पहले इन्होंने कहा था प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एयर इंडिया जो थी वो 6000 करोड़ एक मिनट, टाइम उतना ही नहीं है। आप 3 आदमी बोलोगे, मैं अकेला बोलूंगा तो बोलना तो पड़ेगा, जवाब तो दूंगा। नहीं ठीक है, थोड़ा सा समय लेकर के सुन लेते हैं, पहले सुनते हैं ना, क्योंकि जवाब तो सबके चाहिए होंगे ना, किसी सबकी बात अधूरी हो जाएगी। 60,000 करोड़ का घाटा एयर इंडिया खड़ा करने वाली थी। ये किसकी सरकार में हुआ था? ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था। इतने बड़े, जितने बड़े 5 साल से आपकी सरकार थी। सर प्लीज, घोटालों की सरकार थी। आप जवाब देने में डिफेक्ट नहीं करेंगे। मिश्रा जी प्लीज, त्रिपाठी जी प्लीज, देखिए मैं बीच में नहीं बोला ना। आपने कहा ना कि बेच रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आपकी सरकार को देश की जनता ने पूरे भारत से उखाड़ करके इसलिए फेंका क्योंकि इसको भ्रष्टाचार की सरकार कहा गया था। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री थे जिनको बोला जाता था, उनके नाम पे बोला जाता था, मजाक में ही किया जाता था। ये सोचिए कि वो रॉबर्ट वाले प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह मोड मोबाइल का कहा जाने लगा था। ऐसी सरकार चलाई थी, उसकी बात ना करें। आपने मेरे से 5 काम पूछे थे, किसानों के लिए क्या किया। मैं बताना चाहूंगा 45 लाख गन्ना किसानों को 1.4 लाख करोड़ का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.48 करोड़ में किसानों को करीब 32,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। आयुष जी, जवाब का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते हैं, बैठ के सुनते हैं हम लोग। त्रिपाठी जी आयुष जी, मेरी आपत्ति है भाई, तो फिर फैक्ट चेकर को भी मुझे एक बैठाना पड़ेगा ना, जो फैक्ट चेक करके बताए। भाई देखिए, आपने सवाल खड़ा किया, अब वो आंकड़े के साथ ही बताएंगे ना आपको कि उन्होंने क्या किया। ये सरकारी आंकड़े बोल रहा है। डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू 6,000 रुपए सालाना किसानों को आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया गया। किसानों का खाद बीमा योजना किया गया, किसी सरकार ने नहीं किया। किसानों को बिजली पहुंचाई गई, 3 से 4 घंटे बिजली आती थी। 3 से 4 घंटे बिजली आने वाली उत्तर प्रदेश में आज 20 घंटे गांव में बिजली जा रही है, ये दिया गया। इसके अलावा समाजवादी सरकार में जब गन्ना मिलों को बेचा जा रहा था, उन गन्ना मिलों को दोबारा खोला जा रहा है, दोबारा उनको चलाया जा रहा है। अगर मैं बताता रहूंगा तो 45 मिनट तक बताता रहूंगा। अब एक एक करके पहले अशोक जी से मैं शुरू करता हूं, कुलभूषण जी में आऊंगा, पहले अशोक जी से शुरू करता हूं। सबसे आखिरी में जो ये अवसरवादी राजनीति करने के लिए हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन्हें अपने 5 साल की कुर्सी को पाने के लिए ये अपने विषय को किसी के साथ भी, कभी ये सपा के साथ रहेंगे, कभी ये बसपा के साथ रहेंगे, कभी ये कांग्रेस के साथ रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। चलिए अब इसका जवाब ले लेते हैं। अब ठीक है, कौशल कांत मिश्र जी, देखिए आपने सबका जवाब दिया। एक एक करके पहले सचिन जी, ठीक है, पहले सचिन जी, फिर कुलभूषण त्रिपाठी जी, पहले ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, अशोक जी पहले। अशोक देखिए, जो आज का विषय था उससे भटके और अपनी सारी बातें गिनाने लगे। एक खास बात इन सबके नेताओं के भाषणों में होती है, मुझे अपना एक शेर याद आता है कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। अब ये पूरा अपना पढ़ने लगे। अगर मैं अखिलेश सरकार की, नहीं सुनिए, अगर मैं अखिलेश सरकार की एक एक चीज गिना दूं, अरे नेता तो आप भी हैं सर। नहीं प्लीज देखिए, विषय दूसरा था। नहीं अशोक जी, क्योंकि नहीं विषय अशोक जी, देखिए अशोक जी, आप लोगों ने ही कहा, यहाँ बैठे हुए जो 3 और पैनलिस्ट हैं, सबने कहा कि कैराना कोई विषय है ही नहीं, तो फिर भाई उन मुद्दों पर आ जाइए जो विषय है, और उसका जवाब मिला उधर से। अब अशोक जी नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने सबकी सुनी है। अब ये सामने लेके आ रहा है कि अपराधी को सीधी गोली मारी जाएगी, गोली चलाएगा उसे गोली मारी जाएगी। ये लगातार किसी मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। उन्हें बताना चाहिए कितने उद्घाटन किए। शिलान्यास करना तो बहुत सरल है, लेकिन उद्घाटन करना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार में अगर मैं गिनाने लगूं तो गोरखपुर से लेके आप चले जाइए पूरे गाजियाबाद तक, जितने काम हुए हैं मैं आपको गिनाऊं तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग जाएगा। लेकिन इसलिए, और कुछ बातें जो आपने कही है मिश्रा जी, अब आप गिना रहे हैं, कब की बातें हैं। आप शुरू होते हैं 20, 25, 30 सालों से, सब लोग भूल जाते हैं। देखिए, आज की स्थिति है, जैसे आपने भी एक बात कही थी कि आप लोग मिल जाते हैं। देखिए, गठबंधन के नाम पर भाजपा ने भी 25-25 दलों को साथ लिया था। अगर आप समाजवादी पार्टी किसी को लेती है
तो आपको दर्द होता है भाई, क्या बात का दर्द होता है? ओम प्रकाश राजभर ने नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि आज प्रदेश में नेता अखिलेश यादव है, इतनी बड़ी बात कहा। वो भी नेता है, छोटा नेता नहीं है, सरकार बदलने की ताकत रखता है। अगर वो अखिलेश के साथ आ जाता है और बसपा के लगभग सभी नेता, आप देखिए 19 एमएलए थे, 2 रह गए, वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो कुछ तो मेरे दल में होगा, कुछ तो अखिलेश जी के व्यक्तित्व में होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये चुनाव का वक्त है, छल फरेब जोड़िए और ये गिनाइए कौन कौन सा रोजगार दिया है, कौन सी महंगाई कम करी है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितनी स्टेडियम बनाए हैं। आप ये बताइए ना, कितना लैपटॉप बांटे। अभी अखिलेश जी ने अपनी सारी नहीं अशोक जी देखिए, नहीं बताएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे ना, जनता इनसे पूछ लेगी। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी क्या कहना चाहते हैं? जी आयुष जी, जैसा कि अभी हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे, ये आंकड़े इनके पूरी तरह से किताबी हैं, इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जो ये भुगतान करते हैं, पता नहीं वो भुगतान खुद को ही कर लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यालय को कर लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पूरे प्रदेश में हर जिले में भाजपा के आलीशान कार्यालय तो बन के खड़े हो गए हैं, लेकिन किसान से आप जाके पूछिए कि उसको भुगतान क्या मिला है। रोज किसान आता है, रोता है, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाता है। मैं एक अध्यापक हूं, फीस नहीं दे पाता है, बच्चे की पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, क्योंकि वो बता रहा है भुगतान नहीं, एक एक पर्ची का भुगतान होता है, वो भी 15 बार में, 20 बार में होता है। पिछली फसलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आप डायरेक्ट ट्रांसफर के आंकड़े देते रहिए, वो कहां ट्रांसफर कर रहे? अभी आपने मुआवजा बांटा है साहब, उसका भी ये सरकारी आंकड़ा दे देंगे। 95 रुपए का चेक किसान को पकड़ाते हैं। शर्म तो नहीं आती इस सरकार को? छल कपट झूठ धोखा, ये सारे इनका बिल्कुल सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पे ये अपनी सरकार लेके 4.5 साल से चल रहे हैं। लेकिन जनता को अब सच पता लग चुका है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे और हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन करा के आप हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करके और 22 का चुनाव फिर जीत जाएंगे। आपके सारे दावे, सारे नारे और सारा वक्तव्य, सारी वार्तालाप किसी मुख्यमंत्री की यह शोभा देता है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाए और वहां की सबसे बड़ी समस्या को नजरअंदाज करे। अभी साथी प्रवक्ता ने कहा कि जहां की जो लोकल समस्याएं होती है, किसान लोकल समस्या है। कुछ भी नहीं किया साहब आपने। धान क्रय केंद्र का एक परीक्षण कर लेते तो सच आपके सामने आ जाता। किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है, 1000 रुपए 1100 रुपए में वो मजबूर है और दलालों को धान दे रहा है और पूरी तरह से दलालों के शिकंजे में है धान क्रय केंद्र। वहां पे मुख्यमंत्री जी की कोई राय है? कितनी धान की सरकारी खरीद हुई उसका भी आंकड़ा भी आ जाएगा। लेकिन वो खरीद साहब पता कैसे होती है? सीधा मिल वाले जाके किसान के खेत से उठा लेते हैं धान और सरकारी आंकड़ों में वो चढ़ जाता है। ये सरकार 4.5 साल से सो रही है। आप आंकड़े देने के लिए उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो आपको अपराध के मामले में भी आईना दिखाता है कि पूरी तरह से ये सरकार अपराध नियंत्रण करने में फेल हो गई है। आपकी पुलिस पुलिस को ही मार रही है, आपकी पुलिस पुलिस को ही खोज रही है और पुलिस पुलिस को खोज नहीं पा रही है। और योगी जी कहते रहेंगे कि साहब हमने तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था खड़ी कर दी है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 21वीं शताब्दी है। आज पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है और वोट की बड़ी ताकत होती है। 2022 में इस पे भाजपा को ठीक जवाब देना पड़ेगा कि आप पूंजीपतियों की आमदनी 10 गुना बढ़ा दीजिए कोरोना काल में। किसी भी पूंजीपति की आमदनी उठा के देखिए कोरोना काल में कितनी बढ़ी है और किसान की आमदनी कितनी बढ़ी। आप आज किसी भी चीज के बढ़ते हुए रेट का कोई अनुपात लगा लीजिए। शेयर बाजार आपका 60,000 पार कर जाएगा, लेकिन किसी भारतीय कंपनी के शेयर का रेट उठा के देखिए कितने % 2 साल में बढ़ा है। पूरी तरह से आंकड़ों पर यह सरकार टिकी हुई है और ये सारे आंकड़े झूठे हैं। यही एक आंकड़ा, अंतिम एक बात कह दूं, 2G स्पेक्ट्रम के मामले में अभी मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी। इन्होंने एक 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया था। अभी उस समय के CAG ने माफी मांगी है कि वो हमसे गलती हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि जो 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था 2G स्पेक्ट्रम पे वो गलत था। ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। ये लोग सिर्फ आंकड़ों से खेलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इनकी साजिश नाकाम करने में चूकी है, जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लेकिन साहब 21वीं शताब्दी में अब इस कंप्यूटर की दुनिया में जिसे राजीव जी भारत में लेके आए थे, अब इसी हथियार से आपको जवाब देना पड़ेगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप मुंह छुपाने के लिए करेना कर रहे हैं। किसान करना चाहिए था। ठीक है, अर्कवंशी जी। आयुष भाई, अभी भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि किसानों को हमने इतना पैसा दिया। मैं बता देता हूं कि इन्होंने किसानों को, जैसे पिछले साल जो प्रधानमंत्री जी ने ही बताया था कि 10 करोड़ किसानों को, लगभग 9.5 करोड़ किसानों को 56,000 करोड़ या 57,000 करोड़ रुपया दिया पूरे साल के अंदर।
अब मैं बताता हूँ ये पैसा कहाँ से आया था। ये पैसा आया था दरअसल, एक तो यूरिया देती है, यूरिया पे सब्सिडी देती है सरकार, लेकिन 2020 में यूरिया पे इन्होंने सब्सिडी दी थी 47,805 करोड़ रुपया, और टोटल उस साल रिक्वायरमेंट थी यूरिया पे सब्सिडी की 94,957 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 50 करोड़ का हेर फेर यहां हो गया था। दूसरा, नाइट्रोजन मिली हुई जो खाद होती है, नाइट्रोजन या जिंक जो मिलाई जाती है खाद में, 2020 में उस पर सब्सिडी दी थी सरकार ने 23,504 करोड़ रुपया, और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी 38,990 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपया इन्होंने सब्सिडी नहीं दी किसानों को, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। और वो ये गाते हैं कि हमने 56,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया। ये इनका सच है कि 14,000 करोड़ रुपया भी वो इन्हीं की जेब में चला गया या इनके किसी और उस मतलब चीजों में चला गया, मुझे नहीं पता है कहां गया वो 14,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमने जो गन्ना किसानों का भुगतान किया, मैं बता दूं कि गन्ना किसानों का भुगतान अभी भी बाकी है। बार बार मैं बता रहा हूं कि गन्ना किसानों का इस साल जो 31,000 करोड़ रुपया, कुल 31,000 कुछ 100 करोड़ रुपया भुगतान होना था, उसके एवज में 24,000 करोड़ रुपया केवल भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का। 7,000 करोड़ रुपया लगभग इसी साल का बाकी है। पिछले सालों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मिला के जो इनका ब्याज सहित 15,000 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बाकी है। अगर एक्चुअल रेट देखेंगे वो लगभग 10,500 करोड़ का है, लेकिन ब्याज मिला के वो लगभग 15,000 करोड़ का बाकी है। मैं तीसरी चीज बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के नाम पे मैंने कई बार बताया भी कि ये लोग बताते हैं कि हमने ये अपराध कम कर दिया, हमने वो अपराध, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल जब आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे, कुल दर्ज होने वाले जो आपराधिक मुकदमे हैं उनकी संख्या पिछले 5 सालों के अंदर, 4.5 सालों के अंदर अपने उच्चतम स्कोर पर है। लगभग 3.5 लाख से ज्यादा मुकदमे एफआईआर दर्ज की गई हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, जबकि जो पहले 3,30,000 3 लाख, लेकिन एनसीआरबी का डाटा तो आप मान लेते हैं, लेकिन जो डाटा यहाँ पर कौशल कांत मिश्र जी दे रहे हैं उसको आप डिनाई कर देते हैं। कुछ डाटा जो आपके फेवर में उसको आप मानते हैं, जो सरकारी आंकड़ा नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी का सरकारी आंकड़े ही तो बता रहे हैं भाई, वो सरकारी। और जब एनसीआरबी का जो डाटा है वो भी आप कहते हैं कि आपकी ही बनाई हुई रिपोर्ट है, ये भी आप साथ में जोड़ते हैं कि आपकी बनाई हुई रिपोर्ट है, लेकिन उसको आप इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें आपको फायदा दिखता है। कौशल कांत नहीं, फायदा नहीं दिखता साहब। एनसीआरबी का आंकड़ा हर एजेंसी फॉलो करती है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉलो करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है बलात्कार में नंबर 1 है, तब आप ही उसको यहाँ पे डिफेंड करते हैं। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 होता है, तब आप ही डिफेंड करते हैं। कौशल कांत जी, हाँ, आप डेटा की बात कर रहे हैं, चलिए हम एनसीआरबी के डेटा जिसको आप कह रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी मानती है उसकी बात कर लेते हैं। 2016 की तुलना में डकैती में करीब 70% की कमी हुई है, लूट में करीब 66% की कमी हुई है, हत्या में करीब 24% कमी हुई है, बलवा में करीब 28। ये अभी तो आपके त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एनसीआरबी का डेटा बताइए, एनसीआरबी का डेटा भी आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप जिस लैंग्वेज में जो बोलना चाहे उसमें मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा मुद्दे भटकाते हैं, हम मुद्दों का जवाब देते हैं। देखिए आप ये बताइए ना, अभी त्रिपाठी जी ने कहा, अभी आप अरे अशोक जी ये बताइए, अशोक जी ये बताइए, अभी त्रिपाठी जी ने कहा ना कि एनसीआरबी के डेटा इंटरनेशनली वैलिड है, तो मैं वो डेटा देने लगा, आपको उसमें भी समस्या होने लगी। इनका आप सोच नहीं दे पाएंगे जो आप आगे दे रहे हैं एनसीआरबी के नाम पे, इतने परसेंट टोटल इंक्रीज रेट है ये। अरे नहीं सर जी, आप पढ़ तो लो, कौशल जी, त्रिपाठी जी पढ़ तो लो कम से कम। कौशल जी, चलिए अब मेरे पास समय नहीं, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि कैराना मुद्दा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर के जो बातें कही हैं उसका राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में असर पड़ना तय है। अब ये असर कितना पड़ेगा इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना है।